तोड़ दिया। और किसने तोड़ा होगा? तुमने तोड़ा होगा। चलो अब थोड़ा ध्यान से कि जब अपन लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, क्लियर है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा कि अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंटरमोलिकुलर क्या होती है और इंट्रामोलिकुलर क्या होता है। इंटरमोलिकुलर क्या होता है? एक ही मोलिक्यूल के अंदर होना, क्या कहलाती है? इंटरमोलिकुलर। आ रही बात समझ में? सॉरी, दो मोलिक्यूल के बीच में होना क्या कहलाती है? इंटर। और एक मोलिक्यूल में होना क्या कहलाती है? इंट्रा। क्या बात समझ में आई? जिसमें से आपको ये एक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम अभी याद रखने। ये होता है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये क्या होता है बेटा आपका? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये क्या है बेटा? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इसी तरह ये सैलिसिलिक एसिड है, तो यहाँ पर भी क्या है? सैलिसिलिक सॉरी सैलिसिलिक एल्डिहाइड है। क्या यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है बेटा? यहाँ सर यहाँ पर भी पॉसिबल है। एक ऑक्सीजन रहा, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको अटैक कर सकता है। इसी तरह आपके पास क्या है? ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। तो ये आपके पास फिनोल है और इसमें ऑर्थो पोर्शन पे कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। इसका नाम होता है बेटा क्लोरल। ध्यान रहे बेटा, ये काम आता है डीडीटी का फॉर्मेशन में। ये कंपाउंड का नाम क्या है? क्लोरल। क्लोरल कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करता। इस क्लोरल को हाइड्रेट करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनिक में पर पढ़ेंगे बेटा। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका नाम क्या है बेटा? क्लोरल हाइड्रेटेड। नेक्स्ट में इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इफेक्ट क्या होते हैं? तो जो सबसे पहला इफेक्ट सोल्यूबिलिटी है। क्या है बेटा? सोल्यूबिलिटी। कि सर कैसे? तो बेटा क्या होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो पानी में घुलेगा। क्योंकि कोई भी चीज पानी में तभी घुल सकती है क्योंकि पानी में क्या होता है बेटा? पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहले से पानी में क्या मौजूद होती है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। अगर कोई पानी के साथ आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो ही पानी में आप घुलोगे, क्योंकि पानी में अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो वो अपने जैसे कोई घुलने देगा तो जो उसके साथ आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए आयनिक कंपाउंड हो, इन्हीं को पानी अपने अंदर घुलने देता है। तो अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो पानी उसको क्या करता है बेटा? डिसोल्व करता है। तो सिंपल सी कहानी है कि फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर आर सोल्यूबल इन ए वाटर। ये गलत लिखा है नॉन पोलर। फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन ए वाटर। क्लियर है? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ड्यू टू, इसको मत लिखना नॉन पोलर, क्योंकि पोलर तो होते ही, क्योंकि बिना पोलर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। ले रहा है जैसे आर ओ एच है तो इस पर एल्कोहल है, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल है नेगेटिव, सॉरी इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल है। मैं फिर से बना देता हूँ, ये आर ओ एच है तो क्या एल्कोहल में इस पर डेल नेगेटिव होगा, इस पर डेल पॉजिटिव। और क्या ये पानी में जाने पे क्या पानी इस एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? तो क्या एल्कोहल पानी में घुलेंगे? कि हाँ सर एल्कोहल पानी में घुलेंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट वन है ग्लूकोज। अगर आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कभी पढ़ी हो, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आर डिसॉल्व इन ए वाटर। ये पानी में क्यों घुल जाते हैं बेटा? क्योंकि इनके पास क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वन है कीटोन ईथर एल्केन आर इनसॉल्युबल। एक तरह से लिख लिया फिर भी, इसको हटाओ, कोई मतलब नहीं। ए मेट्रो को पार्शियली सोल्यूबल ड्यू टू बल्कि ईथर ग्लूकोज। देखो ये थोड़ा सा इसमें गलत लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो बेटा, हमें ये है कि भाई जैसे कीटोन, अब आप ऑर्गेनिक आपने पढ़ी नहीं है फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए कि ये कीटोन होता है। ये क्या होता है बेटा? कीटोन। इस तरह पानी के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी बना सकता है। पानी के साथ क्या बना सकता है? लेकिन बेटा कीटोन्स में क्या होती है? इनमें कार्बन चेन बड़ी होती है। क्या होती है बेटा? बड़ी कार्बन चेन। जैसे आपने कहा एल्कोहल है, एल्कोहल पानी में घुलते हैं बेटा? बातचीत मत करो बेटा। एल्कोहल पानी में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए पानी में घुलते हैं। लेकिन शुरू के 2 या 4 एल्कोहल ही घुलते हैं, उसके बाद वाले नहीं घुलते। कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि पानी में घुलते समय साथ में पानी में एल्कोहल की कौन सा चेन जाती है? आर का मतलब क्या है? कार्बन चेन। तो कार्बन चेन भी अगर पानी में घुलने की कोशिश करेगी तो ये किसको बर्दाश्त नहीं होगा बेटा? पानी को बर्दाश्त नहीं है। पानी को क्या नहीं है बेटा? बर्दाश्त नहीं है कि उसमें कार्बन चेन घुले। कौन घुले? तो शुरू के 2-4 चेन को तो घोल लेता है, बाद में नहीं घुलने देता। कि सर शुरू के 2-4 को क्यों घोल लेता है? नहीं घोलना तो फिर किसी को मत घोलो।
अब देखो सिंपल सी कहानी, अगर मान लो कि कुछ तुम्हारे साथ कुछ, तुम कहीं पे गए है ना, और तुम्हारे साथ कोई छोटा सा बच्चा, तुमने कहा इसको भी जाने दो, होता ना बस में कि ठीक है इसको बिना टिकट जाने दो। 5 साल की बस है तो गवर्नमेंट ही पैसे नहीं लेती। क्लियर है भाई, बस में अगर कोई जा रहा है उसके साथ कोई 5 साल का बच्चा, तो गवर्नमेंट उससे पैसा लेती है क्या? नहीं, कि ठीक है मरने दो, जाने दो इसको। क्लियर है। सेम कहानी है, क्या होता है बेटा, छोटी कार्बन चेन है, सुनो ध्यान से, बातचीत नहीं कि अपने पास ऐसे छोटी कार्बन चेन जैसे CH3OH है, ये पानी में घुलने गया तो इसने पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। किसने बनाया? इस OH ने बनाया। ये जो कार्बन चेन है ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी का हमेशा क्या करती है? रिपल्सन करती है। पानी में जब भी आती है तो पानी को ऐसे बोलती है पानी मुर्दाबाद, पानी मुर्दाबाद। पानी कोई बर्दाश्त से नहीं होता, लेकिन OH कहता है छोटा बच्चा इग्नोर कर, क्या करे? इग्नोर। तो पानी, इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट इतना मजबूत होता है कि पानी इसको कहता है इग्नोर मारता है। क्या मारता है? लेकिन ये जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होने लगती है, एक कार्बन की जगह 2 कार्बन आते हैं, 2 कार्बन की जगह 3 कार्बन आते हैं, पानी इसको घुलना बंद कर देता है। पानी इसको घुलना क्या करता है? जो बड़ी कार्बन चेन होती है वो पानी को रिपेल करती है, तो वो OH ग्रुप कहता है मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाऊंगा, कि रहने दे, वो बहुत रिपेल करता है, वो बहुत है। तो शुरू के 2 4 एल्कोहल घुलते हैं। अरे बस इसी तरह से बेटा कीटोन है, तो कीटोन तो मिनिमम 3 कार्बन से बनता है। कीटोन तो मिनिमम कितने कार्बन से बनता है? 3 कार्बन से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके पास क्या? हाइड्रोफोबिक है चेन। इसी तरह से आपके पास ईथर है, ROR, इसके पास भी क्या होता है? दोनों तरफ कार्बन चेन होती है, और कार्बन चेन होने का नहीं कम क्या होते हैं बेटा? कम घुलते हैं। कार्बन चेन होने का नहीं क्या करते हैं? कम घुलते हैं। तो कीटोन, ईथर, एल्केन, एल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती। एल्केन तो क्या होती है? सिर्फ कार्बन चेन, और सिर्फ कार्बन चेन पानी को क्या करती है बेटा? रिपेल। तो क्लियर है। डाई मिथाइल ईथर इज सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल डाई इथाइल ईथर इज पार्शियली सोल्यूबल ड्यू टू बल्कि ईथर ग्रुप H बॉन्डिंग इज इन। अब देखो ध्यान से, जैसे ये छोटा वाला ईथर है, अब हमसे क्वेश्चन पूछता है क्या ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? कि सर बनाएगा। और ये वाला, मैंने कहा ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई पानी में ये थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, कि सर बनाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है बेटा? छोटे ग्रुप कार्बन चेन है, और इसमें कार्बन चेन क्या है? बड़ी बड़ी। और बड़ी कार्बन चेन पानी में क्या करती है बेटा? रिपल्स। क्या करती है बेटा? रिपल्सन। तो बताओ ज्यादा कौन घुलेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। देखो फिर से ध्यान से समझो, आपके सामने एक तो लिखे ROH, ठीक है, एक आपके सामने लिखे ईथर, इसको ईथर बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको बोलते हैं ईथर के बाद में आपके पास आ गया एल्केन। तो मैं पूछू कौन घुलेगा, तो देखो इस OH में कम से कम एक तरफ आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई जा सकती है। इसमें 2 कार्बन चेन आगे क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। और इसमें तो कार्बन ही कार्बन चेन है, बहुत रिपल्सन होगा बेटा। इसी तरह अगर मैं आपको 2 एल्कोहल दूं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो बताओ कौन ज्यादा घुलेगा? छोटे वाला। क्लियर है। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि सोल्यूबिलिटीज में सबसे पहले आप देख लो H बॉन्डिंग। क्या देख लो बेटा? कि जिसके पास H बॉन्डिंग है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा। क्लियर है। अगर दोनों में H बॉन्डिंग है तो जो सोल्यूबिलिटी होती है ना बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के। ये अगर मोलिकुलर वेट भी नहीं देख पा रहे हो तो बेटा सोल्यूबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल सरफेस, सॉरी, सरफेस एरिया के। किसके बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? सरफेस एरिया के। और मैं अगर सरफेस एरिया बोलूं तो ऐसे बोल सकते हो प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के। किसके है बेटा? जिसकी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। कि सर ये कैसे? जैसे मैं तुम्हें पूछूं, ध्यान से समझना। जगह खाली का है, मिटा लेते हैं, 1 मिनट रुको। आपके पास बेटा एक तो ये कार्बन चेन है, एक ये कार्बन चेन है। दोनों में कितने कार्बन है? 5 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताओ दोनों में सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? फर्स्ट वाला। हाँ, तो ब्रांचिंग ज्यादा तो सरफेस एरिया तो कम हुआ ना। सरफेस एरिया क्या हुआ? कम। इसका सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा। बड़ा मोलिक्यूल सरफेस एरिया ज्यादा रखेगा। ब्रांच करने से क्या हो गया? अपने आप छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो। मोलिक्यूल की अपने आप साइज छोटी होगी।
भाई एक ही मॉलिक्यूल को आपने फोल्ड करके रख दिया। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना। पहले आप देख लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है कि ठीक है, जो बनाता है उसको ले आओ। फिर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाला है, तो मोलिकुलर वेट देख लो। मोलिकुलर वेट भी सेम दिख जाए तो आप क्या देख लेना, सरफेस एरिया के इनवर्सली या ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल। ये वैसे थोड़ा सा ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए चैप्टर है, तो थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगेगा ना, तो जो ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब फिर से आएगा ये। हमारी बात में इस तीनों पॉइंट को एक बार कॉपी में लिख लो बेटा, आपको इन्हीं को फॉलो अप करना है ना। बाकी तो इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, ये बहुत सारी चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी। आप इन तीनों को फॉलो अप करते हुए केमिकल बॉन्डिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लोगे, वरना क्या है कि आपको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर आपको ऑर्गेनिक कमजोर है और आपको नहीं आती तो दिक्कत तो आएंगी। लेकिन जब ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा इन्हीं चीजों को, तब आपको ये ऑर्गेनिक नाम आ चुके होंगे। लिख लिया बेटा, चले आगे, बोलो भाई। चलो, अब थोड़ा ध्यान से, एक मॉलिक्यूल अपने पास, ध्यान से देखो बेटा, ये वाला, इसका नाम होता है बेटा पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रो। एक है बेटा अपने पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। कौन है बेटा? अब देखो बेटा ध्यान से, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? मॉलिक्यूल हो गए तो NO2 तो बहुत दूर दूर है, लेकिन क्या इस वाले, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, क्या इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है बेटा? पॉसिबल है। देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए, उसको वैसा ही कोई अट्रैक्ट करना होना चाहिए। तो इसमें क्या ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कोई पानी का मॉलिक्यूल आया, इसको मैंने पानी में घोलने के लिए लाया, तो ये पानी का मॉलिक्यूल कहता है भाई आजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, तो ये क्या कहेगा कि मैंने तो बना ली, मैंने तो बोल, क्या है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बना ली। तो क्या ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कोई भी मतलब इंटरेस्ट दिखाएगा क्या? नहीं। तो क्या ये पानी में कम घुलेगा कि नहीं घुलेगा? अब क्वेश्चन आता है कि इसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये कहते हैं खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखा है, पानी के साथ बनानी चाहिए। किसके साथ बनानी चाहिए? इसलिए कम घुलेगा। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में खुद में तो है नहीं, कोई पानी का मॉलिक्यूल आया कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा क्या, तो ये कहेगा क्यों नहीं, आजा, इधर से भी बनेगा, इधर ऑक्सीजन के थ्रू यूं बनेगा। तो क्या इसमें है कि नहीं? तो क्या पैरा वाला, पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में से पैरा की क्यों ज्यादा हुई, समझ में आई बेटा? कि एक, अब देखो तुम्हें से कहे सर मुझे स्ट्रक्चर याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो देखो अभी ऑर्गेनिक आएगी तब सीख जाओगे, तो क्लियर है। और जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, वरना मैं स्ट्रक्चरों के नाम लिखवा रहा हूँ, वही स्ट्रक्चर पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, है ना। आगे बात में, अरे बोलो। इट डिक्रीजेस द फ्रॉम चिलेट बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन चीजों में। चिलेट का मतलब होता है रिंग बनना। क्या बनना बेटा? रिंग बनना। नेक्स्ट वन आती है विस्कोसिटी। क्या आती है बेटा? विस्कोसिटी। सबको पता है क्या होता है विस्कोसिटी, गाढ़ापन, क्लियर है। और गाढ़ापन तभी ज्यादा होगा जब मॉलिक्यूल, जब एक कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी विस्कोसिटी ज्यादा होती है बेटा। भाई अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो वो डाइल्यूट है, वो क्या है बेटा? डाइल्यूट। लेकिन विस्कस कब होगा? जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाए एकदम। तो विस्कोसिटी बेटा प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कब होगी? जब OH ग्रुप क्या होंगे? ज्यादा। जैसे ये आपके पास एक CH3OH है, ये मेथेनॉल है, ये क्या है बेटा? मेथेनॉल। तो ऑर्गेनिक के वर्ड बहुत ज्यादा है इसमें, तो थोड़ा सहन करना होगा ना। इसका नाम ग्लाइकोल है। क्या नाम है बेटा? और इसका नाम गिल्सरॉल है। क्या है बेटा? तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना सकता है? ये गिल्सरॉल। आगे बात समझ। सेम है H2O, एल्कोहल, ईथर। अब बताओ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना सकता है? H2O, पानी में दो OH है ना, फिर एल्कोहल, फिर ईथर। अब H3PO4, H2SO4, HNO3, तो H3PO4 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 3। हमारी बात में, अरे बोलो। फिर आता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब सबको पता नहीं क्या होता है, तो सरफेस टेंशन उसी की ज्यादा होगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? ज्यादा। नेक्स्ट में आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे लेना, मेल्टिंग पॉइंट कोई खास फॉलो नहीं करता इसको।
क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा अच्छा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है बेटा, किसके प्रोपोर्शनल होता है? देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, इस चीज को समझो कि जैसे मेरे पास एक मोलिक्यूल है, दूसरा मोलिक्यूल है, तीसरा मोलिक्यूल है, चौथा मोलिक्यूल है, ये सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? अट्रैक्ट। मुझे इसे क्या देनी होती है? हीट। क्या देनी होती है? हीट। जब मैं हीट देता हूं तो मोलिक्यूल अपने अट्रैक्शन वाले बॉन्डों को तोड़ देता है। इन बॉन्डों को क्या कर देता है बेटा? ये जो मोलिक्यूल है ग्रीन वाला, ये क्या करेगा? अपने इन बॉन्ड्स को तोड़ देता है हीट देने पे। और जैसे बॉन्ड हीट तोड़ने पे तोड़ जाएगा, मोलिक्यूल अकेला पड़ जाएगा, और अकेला मोलिक्यूल क्या होता है? गैस। तो हम किसी मोलिक्यूल को बॉईल कब करते हैं? उसे हीट देते हैं, और हीट देने से दो मोलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। दो मोलिक्यूल के बीच का बॉन्ड है, मतलब कौन सा बॉन्ड टूटता है? सेकेंडरी बॉन्ड। जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होता है ना, तो जैसे हीट देते हैं तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड टूट जाता है, तो मोलिक्यूल के बीच में आपस में प्राइमरी बॉन्ड नहीं टूटता है। और जैसे टूट जाता है तो मोलिक्यूल किस में आ जाता है बेटा? वेपर में। जैसे अपने पास पानी है, यही होता है बेटा H2O। इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे मैं हीट दूंगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। टूट जाएगा तो पानी का मोलिक्यूल क्या हो जाएगा? गैस में। प्राइमरी बॉन्ड नहीं टूटता, कौन सा बॉन्ड टूटता है? सेकेंडरी। क्वेश्चन ये भी पूछता है बॉइलिंग करने पर क्या फेज कन्वर्जन में कौन सा बॉन्ड टूटता है? सेकेंडरी बॉन्ड टूटता है। तो अब आपको पता है बेटा, जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब दो मोलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो दोनों मोलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करके रखेंगे। और अगर दो मोलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? हीट क्यों देनी पड़ेगी? ताकि वो बॉन्ड टूट जाए। आ रही बात समझ? तो आपको उसे हीट देनी पड़ेगी, और बेटा जी अगर आपको हीट देनी पड़ी तो इसका मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? ज्यादा टेम्परेचर अचीव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड इंक्रीज। क्लियर है? बाकी कमजोर होते हैं, ये बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए इसको इतना पढ़ रहे हैं, बाकी को दो दो लाइन पढ़ी थी। तो बेटा मैं कहता हूं तुम सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को है ना ऐसे देखा करो। तुम्हारा मेजर चेंज होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलिकुलर वेट का। और उसके अंदर फिर आपको एच बॉन्डिंग देखना होता है। क्या देखना होता है? पहला पॉइंट तो यही देखना है कि मोलिकुलर वेट देखना होता है। क्या देखना होता है? मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट सेम आ जाए तो एच बॉन्डिंग देखनी है। क्या देखनी है? एच बॉन्डिंग। फिर भी ऐसा नहीं कि मोलिकुलर वेट सेम ना है, तब भी वेरी कर सकता है। जैसे अपने पास है पानी, मेथेनॉल, CH3 ओ CH3। जो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ज्यादा। मेथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम, और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है ईथर में। तो ईथर के साथ कोई और आए तो कर सकता है, आपस में ईथर एक दूसरे ईथर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है क्या? ये ईथर है, ये दूसरा ईथर है, क्या इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का कोई काबिलियत है क्या? क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? नहीं। इसका मतलब इनमें कोई आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। मेथेनॉल में जरूर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ROH। आर का मतलब कार्बन चेन होता है बेटा। क्या होता है? क्या इसके अंदर खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? सर इसमें खुद में हाइड्रोजन, और पानी में तो ज्यादा है। तो जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा ओ स्टाइल से टीपो, यही था बेटा। अगर मैं इसका सिंपल सी कहानी है कि आपके पास अगर ये दूं तो आपको मेजरली देखना होता है बेटा मोलिकुलर वेट। क्या देखना होता है? अगर मैं मोलिकुलर वेट के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट ढूंढूं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है उसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। तो बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? H2T का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, और H2O का सबसे कम। लेकिन H2O का सबसे ज्यादा होता है। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों हुआ? किस तरह? ऐसा इसलिए क्योंकि H2O क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछता है कि H2SE का H2S से ज्यादा क्यों है? आप कहोगे मोलिकुलर वेट। H2T का H2SE से ज्यादा क्यों? आप क्या कहोगे? मोलिकुलर वेट। लेकिन H2O का सबसे ज्यादा क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चमका क्या? याद रह जाएगा। होना नहीं चाहिए था सबसे ज्यादा। सेम कहानी है बेटा HF की। किसकी है बेटा? HF, HCl, HBr और HI। तो सब मोलिकुलर वेट के हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? HI का, और सबसे कम HF का। लेकिन सबसे ज्यादा होता है HF का। क्यों हो गया? समझ में आ गया? तो वो सब पूछता है HBr का HCl से ज्यादा क्यों? मोलिकुलर वेट। HI का HBr ज्यादा क्यों? मोलिकुलर वेट। क्योंकि इनमें वंडरवॉल फोर्सेज वर्क करते हैं। मोलिकुलर फोर्स मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल होते हैं जनरली। HF का सबसे ज्यादा क्यों? हाइड्रोजन में। इसी तरह एक और पूछता है अमोनिया
तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? बिस्मिथ का होगा, यही होगा बेटा। अमोनिया का क्या होना चाहिए? सबसे कम। लेकिन अमोनिया का सबसे कम है, नहीं होता। और अमोनिया यहाँ पे करता है बीच में, मतलब इस तरह से ऑर्डर, PH3, ASH3, फिर अमोनिया, फिर SbH3, फिर BiH3। सर अमोनिया का तो सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके पास। तो देखो सब बराबर स्ट्रेंथ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत मजबूत बनाते हैं। मैंने ऑर्डर लिखवाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ्लोरीन के बच्चे होते हैं, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन ने कहा मैं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता हूँ। हमने कहा तेरी इतनी भी मजबूत नहीं है कि तो सबसे आगे चला जाए। हाँ इनसे तो आगे चला जाएगा, लेकिन सबसे आगे नहीं जा पाएगा। ये याद रह जाएगा, ऐसे ऐसे याद रख लो कि भाई दो आगे, कितना आगे आ जाएगा? दो। तो दो तरह के क्वेश्चन है, BiS3 के SbH3 से ज्यादा है मोलिकुलर वेट, SbH3 के अमोनिया से ज्यादा है मोलिकुलर वेट, लेकिन अमोनिया किन से ज्यादा है? तो मोलिकुलर वेट नहीं है, H बॉन्डिंग। क्या है बेटा? बोलो, कोई दिक्कत है? तो सडन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया H2HF ड्यू टू H बॉन्डिंग, ये किसके कारण हो रहा है बेटा? इसी तरह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज टू रिंग फॉर्मेशन, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दीज मॉलिक्यूल आर वंडरफुल फोर्सेस। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, इसमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये इसको, अब इसको छोड़ो, मैं इससे अच्छा समझाता हूँ। ये तो ऐसे लिखने में थोड़ी क्या होता है कि ऐसा नोटिंग ज्यादा, किताबी लैंग्वेज। ये बेटा आपके पास में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कौन है बेटा? ऐसा ही होता है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये दूसरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। ये पैरा नाइट्रोफिनोल है बेटा। अब देखो, क्या ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ये वाला भी अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो मैं अगर एक कंटेनर लूं जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भरा पड़ा है, तो क्या ये अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? ये भी अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो क्या इन दोनों मॉलिक्यूल का आपस में कोई बॉन्ड भी है क्या? इनका तो आपस में कोई बॉन्ड ही नहीं है तो बहुत वीक बॉन्ड है, तो बहुत है वीक बॉन्ड। कौन से? वंडरवॉल बॉन्ड होगा भाई। आपस में एक दूसरे को मॉलिक्यूलर वेट से अट्रैक्ट करेंगे सिर्फ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही नहीं। तो जब मैं इसको हीट दूंगा, तो क्या यहाँ से इन दोनों में आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है? तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल फौरन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? तो क्या कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाएंगे? तो आपको सर इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो खुद में ही कर रखी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में होनी चाहिए थी, क्योंकि दो अपन हीट करते हैं तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हमें हीट करके उन दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड तोड़ना होता है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि इसने तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग घर में ही कर रखी है। तो इसके कारण इस ऑर्थो वाले प्रोडक्ट की क्या होगी? क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम। लेकिन जब मैं इसी मॉलिक्यूल में जाऊं, तो आपको नहीं लगता इसकी हाइड्रोजन, इसके क्या बेटा, इनमें दो मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग है? अरे बोलो। अब दो मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग है, जब मैं हीट दूंगा, तो क्या मुझे जब पैरानाइट्रोफिनॉल वाले में जाऊंगा, तो मुझे हीट देके ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो बताओ मुझे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड है कि नहीं? कि सर हमें जितना चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड है। इसलिए पैरा वाले का क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, सोल्युबिलिटी भी ज्यादा। समझा क्या? तो एक वर्ड होता है बेटा वोलेडिटी। ये वोलेटाइल बोलते हैं इसको अपन। वोलेटाइल क्या होता है बेटा? जिसके वेपर बनते हैं, जिसके क्या बनते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल और ये सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर ये कनेक्टेड है, तो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बहुत मजबूत है। तो क्या मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन बहुत मजबूत है, तो क्या मॉलिक्यूल अपने वेपर फटाफट बनाएगा क्या? कि सर मॉलिक्यूल उतने वेपर है, नहीं बनाएगा। पर अगर अपने उतनी वेपर नहीं बनाएगा, तो क्या इसको कम, अगर वेपर कम बनाएगा तो मतलब क्या बोलेंगे? लेस वोलेटाइल। क्या बोलेंगे? वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर बनाए, जो क्या, जो गैस फॉर्म में जल्दी जाए। तो अगर मॉलिक्यूल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो वो क्या होंगे बेटा? लेस वोलेटाइल। क्या होंगे? तो जो वोलेटाइल है, तो वो नेचर है, वोलेटाइल नेचर क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आगे बात में तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पानी और H2S, इन दोनों में से ये पानी है बेटा, ये गैस लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जबकि H2S हमें गैस फॉर्म में मिलता है।
क्यों? कि भाई हमने कहा H2 कम वोलेटाइल है, कि कम वोलेटाइल मतलब कि मैंने कहा इसका ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं है। आगे बात समझ में। और इसमें भी वापस वही है बेटा, इंट्रामोलिकुलर वाले का और इंटरमोलिकुलर वाले का। अगर मैं इन दोनों में बात करूं, इन दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है, ऑर्थो वाला कि पैरा वाला? ऑर्थो वाला ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि यहाँ दोनों मॉलिक्यूल में आपस में कोई बॉन्ड ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है लेकिन आपस में कोई बॉन्ड है, तो मैं थोड़ी सी हिट देते हैं, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग चले जाएंगे। जबकि यहाँ दोनों मॉलिक्यूलों ने एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बांध रखा है, तो दो मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए, तो हीट करने पर दोनों अलग है नहीं होंगे, दोनों अलग नहीं होंगे तो वेपर है नहीं बनेगी। आगे बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये ऑर्थो वाला हमेशा ही खत्म है, ऑर्थो वाला हमेशा ही क्या है, खत्म। हाँ हाँ, तो लो बॉइलिंग पॉइंट है तो ज्यादा वोलेटाइल हुआ ना। आगे समझ में। नेक्स्ट में ना मोलिकुलर वेट, कुछ मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट दुगना हो जाता है। किस सर कैसे? जैसे बेटा ये अपना ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इस चीज का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या नाम है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलिक्यूल है, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलिक्यूल है। तो इनके बीच में क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? क्या यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? तो इसने क्या हुआ बेटा, दो मोलिक्यूल आपस में जुड़ गए। तो अब जब हम इनका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, तो जितना होता है उससे दुगना आता है। कितना आता है? क्योंकि वहां एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे एक साथ कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, दो। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका मोलिकुलर वेट दुगना क्यों हो जाता है, तो वो क्या बना लेते हैं, डाइमर। क्या बना लेते हैं, डाइमर। चमका क्या? नेक्स्ट वन फिजिकल स्टेप, H2O लिक्विड है जबकि H2S क्या है, गैस है। वाटर और आइस वाला मैंने आपको बता ही दिया था बेटा, कि वाटर की डेंसिटी वाला खेल समझा दिया था। चलो जी, हो गया सारा। चलो जी, मुझे पता है फजान बच रहा है। बोल। और जो बात करते हैं बेटा अपन, अपन जो फजान रूल ये इनको है, ये लास्ट में अपन ने शुरू किया, पढ़ा नहीं, बीच में शुरू में अपन ने छोड़ दिया था, इसलिए कि इनका बीच में कोई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए अपन सबसे लास्ट में ले रहे। अब बात करें अपन बेटा सोल्यूबिलिटी, किसकी बात करें बेटा, कि भाई सोल्यूबिलिटी क्या होती है। देखो सिंपल सी कहानी बेटा, सोल्यूबिलिटी के लिए अपने को क्या समझना है, कंपाउंड जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट। क्या बेटा? अब आप पोलर डाइपोल सीख के आ चुके हो, इसलिए मैंने शुरू में नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ा रहा हूँ। पोलर क्या होता है बेटा, आपको पता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें डाइपोल हो, जिसमें क्या हो बेटा, डाइपोल। जैसे ये अपने पास H2 है, H2 एक डाइपोल है, H2 क्या है कि डाइपोल। इससे डाइपोल का मतलब इसका एक एंड नेगेटिव, दूसरा एंड क्या है, पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे बना दूं, इस तरह से सर्कल बना के एक एंड को नेगेटिव दिखा दो, एक एंड को पॉजिटिव, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। आ रही बात में। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, कि अब अपन को क्या करना है, एक आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलना है। सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो देखो आयनिक कंपाउंड को, देखो कोवलेंट कंपाउंड तो पानी में तभी घुलते हैं जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ये पढ़ लिए। आयनिक कंपाउंड की सोलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सोलिबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सिंपल से कहने, एक आयनिक कंपाउंड को जब पानी में डालते हैं, तो आयनिक कंपाउंड तो मैं सिंपल से कहने, उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड से मजबूत कोई बॉन्ड है होता नहीं है, फिर वो पानी में घुल कैसे जाता है, क्योंकि पानी में तभी घुल सकता है जब आयनिक बॉन्ड अपने बॉन्ड तोड़े। भाई जैसे मैं पानी में नमक को डालता हूँ NaCl, तो NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाता है। Na अलग Cl अलग, आप पढ़ते हो बचपन से कि आयनिक को, आयनिक कंपाउंड के आयंस को पानी में डालने पे आयंस अलग, आयनिक कंपाउंड को पानी में डालने पर वो क्या होता है बेटा, आयंस अलग हो जाते हैं। तो आपको कि सर इतना मजबूत बॉन्ड अलग कैसे हो जाता है ये, जबकि बहुत मजबूत होता है, कोवलेंट से बहुत मजबूत होता है। तो इसके पीछे के अपन पढ़ते हैं कि कहानी क्या है। ये सारी कहानी पोलर सॉल्वेंट की। किसकी कहानी है बेटा? आपने जनरली देखा होगा कि नमक वमक पानी में घुलते हैं, ऑयल ऑयल में नहीं घुलते। क्लियर है? आगे बात समझ में। तो हमें इस चीज को समझना है, इस NaCl को घुलता कैसे। क्लियर है? तो देखो बेटा ध्यान से, मैंने एक आयनिक कंपाउंड लिया, ठीक है। इस आयनिक कंपाउंड में मैंने देखो ये कैटायनिक लेयर लिया, फिर एनायनिक, फिर कैटायनिक, फिर एनायनिक। वैसे रियलिटी में इस तरह से नहीं होता, रियलिटी में तो ऐसा होता है, एक कैटायन उसके चारों ओर एनाइन होते हैं, उसके चारों ओर क्या होते हैं, फिर इन एनाइन के चारों ओर क्या होते हैं, कैटाइन। ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेटा। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर को अपने को थोड़ा समझने में दिक्कत आती है, इसलिए अपन ऐसे बना लिया, एक लाइन केटायन की, फिर एनाइन की, फिर केटायन की, फिर एनाइन की। हमने कहा इस तरह का एक आयनिक कंपाउंड है। और अगर ये आयनिक कंपाउंड है, तो इन केटायन एनाइन में आपस में क्या है बेटा, अट्रैक्शन है। हमने इसको पानी में डाला, किसमें डाला बेटा, पानी में।
तो जैसे पानी में डाला तो सिंपल सी कहानी है, आइंस पे क्या होता है, एक एंड कैसा है पॉजिटिव, दूसरा एंड कैसा है नेगेटिव। आइंस में भी तो ऐसे केटाइन एनाइन केटाइन एनाइन है। और जो पानी है वो एक डाइपोल है, डाइपोल होने से उसका एक एंड नेगेटिव और एक एंड है पॉजिटिव। तो जो उसका नेगेटिव एंड है वो क्या करेगा, आयनिक कंपाउंड की जो केटाइन है उसको पानी में जाके घेर लेगा। अरे बोलो। और जो इस डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट है वो क्या करेगा, जो एन जैसे अपने पास साल्ट है NaCl, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो जो आयनिक कंपाउंड का एनायनिक पार्ट है उसको अपने चारों ओर जाके घेर लेगा अट्रैक्शन से। अब ये से बाहर निकालने की क्या करेगा बेटा, कोशिश करेगा। बाहर निकालने की क्या करेगा, कोशिश। ये बाहर आ जाए, ये क्या आ जाए बेटा, बाहर। अब देखो ध्यान से कि बाहर कैसे आए। जैसे अगर मैं तुम्हें वो सिंपल सा पूछूं कि तुम तुम्हारे घर वालों के साथ क्यों रहते हो, बोलो भाई। क्योंकि वो तुमको रोटी देते हैं। क्या देते हैं बेटा, रोटी। बाकी तुम्हारा तुम्हारे घर वालों से कोई अट्रैक्शन नहीं है कि वो तुम्हें सुबह शाम क्या देते हैं, रोटी। जैसे तुमने घर पे देखा होगा, घर के बाहर तुम्हें कोई कुत्ता आवारा घूम रहा है, उसको रोटी डालना शुरू करो, वो भी वहीं रहने लग जाएगा तुम्हारे घर के पास में। तुम आओगे, दूध मिलाएगा, तुम्हें लगेगा कि वफादारी कर रहा है, कुछ नहीं, तुमने रोटी डालना शुरू किया। तो तुम तुम्हारे घर वालों के प्रति जो प्रेम दिखाते हो ना, ये कुछ नहीं है बेटा, ये तुम्हें वो सुबह शाम रोटी डालते हैं। 5-7 दिन कभी देखा तुमने मम्मी सुबह काम कर रही थी रोटी नहीं बनाई तो तुम कैसे गुस्से में आते हो, रोटी नहीं बनी, अब तक भूखे मर रही हूं मैं, मतलब तुम्हारा प्यार खत्म। इतने सालों से रोटी खिलाई वो सारा खत्म। 4-5 दिन रोटी ना दे तुम घर वर छोड़ दो। तो सिंपल सी कहानी, तुम्हें अच्छी रोटी मिल रही है इसलिए तुम क्या करते हो, घर वालों के आगे पीछे घूमते रहते हो। कहते हो माँ बाप का प्रेम, माँ बाप ये वो नौटंकी सारी तुम जितनी कोशिश है पूरी करते हो। तो सिंपल सी कहानी है, तुम्हें अब जैसे ही तुम अगर मान लो अच्छे से पढ़ते हो, तुम्हें बाहर रोटी का इंतजाम हो गया, तुम्हें कॉलेज मिल गया बाहर, और तुम्हें बाहर रोटी का इंतजाम हो गया, तुम 2 मिनट में घर छोड़ जाओगे। ये भी नहीं कहोगे मम्मी तेरे खाने की याद आ रही है, कुछ नहीं आ रही, बाहर जाऊंगा रोटी खाऊंगी मौज करूंगी। क्लियर है। तो सेम कहानी यहाँ पर है बेटा कि अपने पास क्या है कि केटाइन और एनाइन साथ क्यों रहते हैं, इनके बीच में किस चीज का अट्रैक्शन है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भाई, और तो कोई है ही नहीं ना इनमें कुछ, कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं इसलिए साथ रहते हैं। अब अगर इस केटाइन को बाहर से कोई अट्रैक्ट करने लग जाए तो क्या ये केटाइन इस एनाइन को छोड़ के निकल लेगा। जैसे तुम्हें घर वाले रोटी दे रहे हैं, अगर तुम्हें बाहर रोटी मिलने लगी तुम छोड़ के चले जाओगे। तो सेम कहानी है, इस केटाइन को अगर बाहर से अट्रैक्शन मिलने लगा तो क्या केटाइन इसको छोड़ के चला जाएगा, सारी बात में। और जब ये इसको छोड़ के चला जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा और बाहर आएगा, जब जैसे केटाइन बाहर आएगा उसको और ज्यादा पानी घेर लेगा कि नहीं घेर लेगा, क्योंकि पानी का सारा जितना नेगेटिव एंड है उसके चारों ओर मंडराएगा ऐसे। बोलो कोई दिक्कत है। और उसके नेगेटिव एंड और पानी के जो जो अपना केटाइन है उसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन। और ये कौन सा अट्रैक्शन है बेटा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। कौन सा है बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, एक आयन को डाइपोल अट्रैक्ट करेगा। सेम कहानी है कि जो एनाइन बाहर निकलेगा उसको पानी का केटाइन बाहर से अट्रैक्ट कर रहा है और उसको भी चारों ओर से घेर लेगा। यहाँ पे भी जो अट्रैक्शन है वो कौन सा अट्रैक्शन है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत है। इस तरह से केटाइन क्या करे, एनाइन भाई बाहर से अट्रैक्शन मिलने लगा तो एनाइन क्या करता है, इस केटाइन को छोड़ छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसी तरह सारा लेयर बाय लेयर सब घुल जाएंगे। अकेला पानी नहीं घोल रहा है, एक मोलिक्यूल नहीं ले जा रहा है, कितने सारे मोलिक्यूल है। हाँ बहुत मजबूत होता है। आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग से ज्यादा होता है, मतलब मैंने आयन डाइपोल बोला है, आयनिक बॉन्ड नहीं बोला है। आयनिक बॉन्ड वैसे अकेला पानी थोड़ी मोलिक्यूल ले जा रहा है, कितने पानी के मोलिक्यूल है जो इस चीज को कर पा रहे हैं। आ रही बात में, अभी रुक जा मुझे पूरी कहानी सुनाने दे, मैं कहानी में बताऊंगा ना पहले। तो अट्रैक्ट कर रहा है इसे, तो अगर बहुत सारे पानी के मोलिक्यूल खींच के ले जाएंगे, एक मोलिक्यूल थोड़ी खींच के ले जा रहा है। आ रही बात, तो नमक है उसमें एक बूंद पानी डाल, वो पानी थोड़ी पूरा नमक करेगा, एक बूंद में घुलेंगे चलो मौज हो गई। क्लियर है? पानी का भी अमाउंट चाहिए। तो ये सारा घुल के इसके अंदर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो ना ध्यान से, एक सेकंड। तो ये सारा बाहर आ गया। अब हुआ क्या इस प्रोसेस में कि हमने पता है कि यहाँ तो बॉन्ड टूटे होंगे, लेकिन ये तो टूटते फिरे, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे केटाइन और एनाइन में एक अट्रैक्शन हुआ है। और आपको पता है कि इस अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। मैंने आपको हमेशा बताया कि ऑपोजिट चार्ज जब भी अट्रैक्ट करते हैं क्या करते हैं बेटा, एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इसका केटाइन और इसका एनाइनिक पार्ट क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट, और इस अट्रैक्शन से क्या होगी, एक एनर्जी रिलीज होगी। और इस एनर्जी को बोलते हैं सोल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, सोल्वेशन। क्वेश्चन पूछता है हमसे, बाकी कहानी तो ऐसे मैंने सुनाई है, कहानी सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। सॉल्वेशन एनर्जी क्या है कि जब आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलते, किसी भी सॉल्वेंट में घोलते हैं, तो सॉल्वेंट में घोलने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का नाम क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी। आगे बात समझ में, पक्का। चलो जी।
अट्रैक्शन क्या है, आयन सॉल्वेंट या आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो सिंपल सी कहानी क्या, व्हेन ए आयनिक कंपाउंड dissolved in a solvent, its ion completely surrounded by solvent। उसके आयन क्या होते हैं बेटा, कंप्लीटली सराउंडेड हो जाता है किससे बेटा, सॉल्वेंट से। नेक्स्ट वन क्या है, फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल एंड आयन नॉन एज ए सॉल्वेशन। क्या कहलाता है बेटा, सॉल्वेशन। इसका मतलब एंड होता है, क्या होता है बेटा, एंड। क्लियर है। तो सॉल्वेशन क्या है, फिनोमेना ऑफ ए इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट पार्टिकल एंड ए आयन नॉन एज ए सॉल्वेशन। क्लियर है। और एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस नॉन एज ए सॉल्वेशन एनर्जी। लेकिन अगर सॉल्वेंट पानी हो तो इसी सॉल्वेशन एनर्जी का नाम क्या हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है। पानी सॉल्वेंट लिया, इसने नाम क्या रख दिया, हाइड्रेशन एनर्जी। बस सॉल्वेशन तो सारे सॉल्वेंट के लिए, किसी भी सॉल्वेंट के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे, सॉल्वेशन। लेकिन पर्टिकुलरली पानी का नाम लोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। आगे बात में, इफ सॉल्वेंट इज वाटर देन इज नॉन एज ए हाइड्रेशन। अब पहला चीज है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्वेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। क्लियर। हमें सॉल्वेशन एनर्जी के नाम पे जनरली हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ना होता है, लेकिन शुरुआत में अपन बात करते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। सबसे पहला कोर्स वो आपका है बेटा है कि अगर मैं, केस फर्स्ट, अगर मैं अलग अलग तरह के सॉल्वेंट लूं, एक तो होता है मैं एक ही तरह का सॉल्वेंट लूं। क्लियर। दो पॉसिबिलिटी, आपके पास एक सॉल्वेंट है, उसमें आप कभी NaCl डालो, कभी KCl डालो, कभी रुबिडियम क्लोराइड डालो, इस तरह से डालो। तो अगर आप अलग अलग डालोगे इस तरह से हमारे पास में, तो सोल्यूबिलिटी क्या आएंगी बेटा, अलग अलग। हर साल्ट की अलग अलग सोल्यूबिलिटी आएगी, सॉल्वेंट सेम था। एक केस ये कि मैं क्या करूं कि अलग अलग सॉल्वेंट में NaCl डालूं, तीन तरह के सॉल्वेंट है पर लेकिन सब में डाल क्या रहा हूं, NaCl। तो यहां पे सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पे। किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्वेंट पे। और अगर मैं सेम सॉल्वेंट रहा के अलग अलग सॉल्यूट डालूं तो मैं किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे। तो केस फर्स्ट जो मेरा है वो है कि डिफरेंट सॉल्वेंट इज यूज। अगर मैं अलग अलग तरह के सॉल्वेंट लूं तो क्या करोगे, अलग अलग तरह के क्या लूं बेटा, सॉल्वेंट। क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से एक चीज को, कि क्या होता है कि बेटा मेरे पास क्या है, अपने पास ये कैटाइन और एनाइन है, ये कैटाइन और ये एनाइन, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन ए R स्क्वायर। और आपको पता है जो इसमें K है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक। वो तो ठीक है, तुम फिजिक्स में बोलते हो, अपन डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं, ऐसे बोल देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वैक्यूम। एक ही बात है, अपन इसको क्या बोल देंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन वैक्यूम। मेरा ठीक है, तुम बोलते हो उसको फिजिक्स में, मुझे पता है इसको अलग बोलते हो, इसको अलग बोलते हो, लेकिन मैंने दोनों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हो, इसको बोल दिया वैक्यूम में, कहानी खत्म। अरे बोलो कोई दिक्कत है। तो ये जो वैक्यूम में होता है जो आप पढ़ते हो, अपन जहां तक पढ़े सब वैक्यूम वाला पढ़ा। लेकिन अगर आप कोई मीडियम यूज करोगे तब इसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन आर। फिजिक्स में तुम एप्सिलॉन एम पढ़ते रहते हो, अपन ने आर लिख दिया, क्या लिख आर ही पढ़ते हो क्या, चलो बढ़िया बात है। क्लियर है। तो हमने, हाँ मुझे पता है ना, अपन ने एप्सिलॉन आर लिख दिया, क्या लिख दिया, एप्सिलॉन आर। अब जो आर है वो क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। क्लियर है। तो आपका जो के का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर की वैल्यू बढ़े, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर की वैल्यू बढ़े, जब ई आर बढ़ेगा तो के की वैल्यू क्या होगी रे, कम। और अगर के कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो घोलना आसान हुआ कि नहीं हुआ, कि सर घोलना आसान मतलब अगर ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करते हैं तो पानी में जाते घुल जाएंगे। पानी में जाके भाई, ये जैसे केटाइन है, इस केटाइन को बाहर से कौन खींच रहा है, सॉल्वेंट खींच रहा है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है तो क्या सॉल्वेंट फौरन पकड़ के बाहर ले आएगा, भाई अपने मॉलिक्यूल में हो तो ये रहता ना कि एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पकड़ के इसको बाहर खींचता है, अगर इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं तो पकड़ के तख्ते से बाहर खींच लेगा। और इनमें अट्रैक्शन कब कम होगा, कि सर इनको हमें पता है इनका फोर्स होता है वो है बेटा KQ1, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की जगह क्या लिख दो बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। जितना इन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना जल्दी सॉल्वेंट पकड़ के बाहर खींच लाएगा।
तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि जिस सॉल्वेंट के लिए बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, उस मॉलिक्यूल में क्या होता है बेटा, उस सॉल्वेंट में अगर आप किसी साल्ट को डालते हैं, जैसे किसी सॉल्वेंट है उसका साल्ट का ईआर ज्यादा है, किसी सॉल्वेंट का ईआर अगर ज्यादा है, तो उस सॉल्वेंट में साल्ट के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, कम। अट्रैक्शन ऑफ आयंस में क्या होता है, कम। उस सॉल्वेंट उस साल्ट का क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन क्या होता है, कम। और अट्रैक्शन कम होता है तो उसको घोलना क्या हुआ, ज्यादा। और घोलना ज्यादा हुआ तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा। ज्यादा घुलेगा तभी तो सॉल्वेशन ज्यादा आएगा। क्यों? हाँ तो जल्दी घुल जाए तो हमें तो ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, अपन तो घोल रहे हैं ना। हाँ, हाँ तो ज्यादा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बस ज्यादा मोलिक्यूल तो जोर ही नहीं आ रहा, पकड़ पकड़ के घोलते जाओ, जितना घोलोगे उतना एनर्जी रिलीज करवाएंगे। वो रजिस्ट तो कर ही नहीं रहा ना साल्ट तो। बस साल्ट के मोलिक्यूल के बीच में तो अट्रैक्शन कम है, तो सॉल्वेंट पकड़ पकड़ के सारे को ले जाएगा। अगर मान लो अट्रैक्शन होता तो सॉल्वेंट घोल ही नहीं पाता सबको, ताकत लग रही होती ना। अरे बोलो। तो अपने एक पहला पॉइंट तो अपने सीख लिया कि सॉल्वेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना साल्ट के बीच में अट्रैक्शन, साल्ट के आयंस में क्या होगा, अट्रैक्शन कम। अट्रैक्शन कम होगा तो सॉल्वेंट पकड़ पकड़ के ले जाएगा, और जितना वो पकड़ पकड़ ले जाएगा उतना जल्दी घुलेगा, और जितना जल्दी घुलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी। समझा क्या? नेक्स्ट जैसे हमसे इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि इनमें से आपके पास चार सॉल्वेंट दिए हुए, कौन से सॉल्वेंट है जिसकी उसमें सॉल्युबिलिटी या सॉल्वेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो सी एस का, फिर ए का, फिर डी का, फिर सी का, फिर बी का। समझा क्या? फिर आता है केस टू। अब केस टू में मैं ले रहा हूं कि सॉल्वेंट अपना पानी है, मतलब सॉल्वेंट मैंने रख दिया सेम। अलग अलग तरह के क्या डालूंगा, सोल्यूट। अलग अलग तरह का सोल्ट मतलब या साल्ट डालूंगा, क्लियर। सोल्यूट की जगह बोलो साल्ट। अलग अलग तरह का क्या डालूंगा मैं, साल्ट। अब अगर आप अलग अलग तरह के साल्ट डालोगे तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन मतलब जो पानी, सिर्फ सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज अपॉन साइज के। चार्ज अपॉन और आपको पता है चार्ज और साइज में से कौन डोमिनेंट होता है, चार्ज। अब देखो आपने ये चीज लेटिस एनर्जी में पढ़ी थी। तो लेटिस एनर्जी में आपके पास अगर एक केटाइन है उसकी रेडियस r प्लस है, एक एनाइन है उसकी रेडियस r माइनस है, तो जो लेटिस एनर्जी क्या था, चार्ज अपॉन साइज। और जो टोटल साइज अगर उसको मैं r लिखूं तो r किसके बराबर था, r प्लस अपॉन r माइनस। सर ये भी तो फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। चार्ज तो वही है, लेकिन जो साइज को अगर मैं r से लिखूं तो वन, वो जो साइज होती है वो काउंट होती है 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r माइनस। दोनों की साइज में फर्क है बेटा, दोनों की साइज ऐसे नहीं कि उसकी साइज तो ऐसे निकलता है। तो किसे याद कैसे करें, तो मैंने रेजिस्टेंस पढ़ा ही होगा, सीरीज में और पैरेलल। तो हाइड्रेशन एनर्जी में कैसे जुड़ रहा है, सीरीज में। और लेटेस्ट एनर्जी में कैसे, सॉरी, लेटेस्ट एनर्जी में कैसे जुड़ रहा है बेटा, सीरीज में। सीरीज में लेटेस्ट एनर्जी है ना, ये तो लेटेस्ट एनर्जी का फॉर्मूला, इसमें तो कैसे जुड़ रहा है, सीरीज में। और हाइड्रेशन में कैसे जुड़ रहा है, पैरेलल। तो आप एक चीज सीख गए कि सर हाइड्रेशन एनर्जी है, सॉरी, चार्ज अपॉन साइज। और लेटेस्ट एनर्जी में क्या है बेटा, चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज तो दोनों में सेम सिमिलर फैक्टर है, लेकिन साइज दोनों में सिमिलर तरीके से नहीं चेंज होती। इसमें साइज आर है, उसमें भी साइज है आर, लेकिन जो इसमें आर है वो क्या है, 1/r इक्वल टू 1/r के टाइम प्लस 1/r एनाइन, पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ने की तरह। और इसमें कैसा है बेटा, आर प्लस और आर माइनस। हाँ, पर अपने को कोई नहीं देगा, अपने को तो ऐसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, फिजिकल थोड़ी पढ़ रहे हो। ठीक है, बस कंसेप्चुअली पूछ सकता है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो पहले चार्ज देखने का है, 3 2 1, तो हाइड्रेशन एनर्जी बताओ किसकी ज्यादा होगी, यही होगा। इन तीनों में से किसकी ज्यादा होगी, इसकी। अब चार्ज सेम है तो क्या देखना है, साइज। जिसकी साइज ज्यादा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम। सेम कहानी बेटा, जिसकी साइज ज्यादा हो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम। जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन आता है हाइड्रेटेड रेडियस। क्या आता है बेटा, इस हाइड्रेटेड रेडियस को समझते हैं, ये क्या चीज है। देखो इसको समझने के लिए अपने को एक चीज समझनी होगी बहुत इंपॉर्टेंटली। जैसे अपने पास क्या है कि, क्या नाम है तेरा, तेरे पड़ोसी का, हिमांशु। जैसे अपने पास हिमांशु है, अब हिमांशु की साइज देख लो भाई, हिमांशु कैसा दिखता है, ठीक है। अब अपन ने हिमांशु को क्या किया, उठा के कीचड़ में फेंक दिया। किसमें फेंक दिया, कीचड़ में।
जब हमने इसको हिमांशु कीचड़ में फेंका, वो कीचड़ ऐसा स्टिकी है कि मतलब बॉडी पे जैसे टच होता चिपक जाता है। क्लियर है? तो इसे फेंका, अब जब कीचड़ से बाहर निकला तो कीचड़ की इतनी मोटी लेयर इसके शरीर पे चिपक गई। अब जब हिमांशु चलेगा तो तुम्हें नहीं लगता हिमांशु मोटा ताजा दिखेगा एकदम? तो तुम क्या कहोगे कि ये हिमांशु की ओरिजिनल साइज है या हिमांशु की कीचड़ साइज है? कीचड़ साइज। क्या अब हिमांशु बड़ा दिखेगा आपको? तो उसको क्या है बेटा, उसकी कीचड़ साइज। आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है? तो अब आप उसे हिमांशु की साइज बोलोगे, हिमांशु की कीचड़ साइज बोलोगे? तो बस ये हाइड्रेशन रेडियस भी ऐसा ही है। हमने केटाइन को पानी में डाला या किसी एनाइन को डाला, एक आयन को पानी में डाला, तो जैसे ये आयन है बेटा, ये इस आयन की ओरिजिनल साइज है। एक सेकंड, यहां पर है, इसे एक को मिटा देते हैं, 1 मिनट रुकना। जैसे बेटा ये अपने पास एक केटाइन है, ये वाला, तो क्या ये केटाइन की ओरिजिनल साइज है? बोलो भाई। हमने पानी में डाला तो ये केटाइन की रेडियस है, ये ओरिजिनल रेडियस थी, ये उसकी क्या थी, ओरिजिनल है। जैसे हमने इसको पानी में डाला, तो इसको जैसे ही पानी में डाला तो इसके चारों ओर क्या होगा, पानी आएगा, और पानी का कौन सा एंड आएगा, नेगेटिव एंड। तो क्या पानी के इस तरह से मोलिक्यूल इसके चारों ओर आके चिपक जाएंगे, जैसे ये चिपका हुआ ये, तो ये पानी की एक लेयर इसके चारों ओर आके चिपक गई। अब आपने देखा होगा कि वो तो मैग्नेट, मैग्नेट की बात होती है, आपने मैग्नेट में देखा होगा कि अगर कोई बड़ी मैग्नेट है, आपने उस पर कोई लोहे की चीज को रखा, वो चिपक जाएगी, और उस लोहे की चीज में भी आप किसी को चिपका सकते हो। देखा होगा ना, एक मैग्नेट है, उस पर एक लोहे की चीज रखो और उस पर दूसरी लोहे की चीज रखो, क्या वो चिपक जाती है कि नहीं चिपक जाती? बड़ी मैग्नेट दोनों दो दो लोहे की चीज को चिपका लेती है भाई। उससे आपने उससे एक लोहे की चीज रखो, वो लोहे की चीज भी मैग्नेट बन जाती है, आप उस पर किसी और को चिपका लो। तो अगर कैटाइन का पावर ज्यादा हुआ, सॉरी मान जा, उसके चारों ओर एक लेयर बनेगी बेटा। फिर वो अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसके चारों ओर दूसरी लेयर भी बनेगी। जिस तरह से ये ओरिएंट, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के पीछे क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो अब ये सब हो किसके कारण रहा है, इसी कारण हो रहा है भाई। इसका क्या हो रहा है बेटा, एक प्रभाव है, और इसका प्रभाव कहां तक, इफेक्ट कहां तक, जितना इसकी ताकत है भाई, जितनी इसकी बस हर कैटाइन की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, जितनी स्ट्रेंथ है उतने चारों ओर पानी चिपका लेगा उतनी लेयर में। जैसे मैंने 2 लेयर बनाई पानी की, पहली लेयर पानी की, दूसरी लेयर हमने कहा ये जो हमने कैटाइन लिया है इसकी स्ट्रेंथ है कि पानी की 2 लेयर चिपका लेता अपने चारों ओर, एक लेयर चिपकी फिर दूसरी लेयर। अब जब ये पानी में चलता है तो हमें ये नहीं दिखता बेटा, इसके साथ ये पूरा पानी चल रहा होता है। जैसे हिमांशु कीचड़ से बाहर निकला तो वो चलेगा तो कीचड़ जिसकी चिपका हुआ है उसके साथ ही चलेगा, और वो अपने को ऐसे दिखेगा और कितना मोटा ताजा हिमांशु। क्लियर है? सेम कहानी, जब ये आयन चलेगा तो इसके साथ ये पूरा पानी का मोलिक्यूल चलेगा, तो हमें क्या लगेगा कि यार आयन की साइज बहुत बड़ी होगी, आयन की साइज बहुत है बड़ी होगी, तो हम क्या कहेंगे कि अब वो इतना बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा है, वो ओरिजिनल में इतना ही था, लेकिन अब इतना बड़ा दिखेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड रेडियस। क्या बोलेंगे बेटा, किसी आयन को पानी में डालने पे उसके चारों ओर जो पानी की लेयर चिपक जाती है, उस लेयर को चिपकने के कारण मोलिक्यूल उसका क्या दिखता है, मोलिक्यूल बड़े साइज का दिखने लग जाता है, और बड़े साइज को दिखने के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड रेडियस। क्या वो इसकी एक्चुअल रेडियस है क्या, नहीं, लेकिन चलेगा तो इतना बड़ा ही भाई। हमें पता है हिमांशु की एक्चुअल साइज नहीं है, वो ये हल्क सा बना हुआ घूम रहा है, क्लियर है, वो इसकी एक्चुअल साइज है नहीं है। अब कि सर हाइड्रेटेड रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं, कुछ नहीं करना, हाइड्रेशन एनर्जी देखनी आती है। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब क्या, वो पानी को अपनी ओर ज्यादा चिपकाता है, तभी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी। ज्यादा पानी चिपकाओगे ज्यादा घुलेगा, ज्यादा घुलेगा तो ज्यादा क्या रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जितना ज्यादा पानी चिपकाओगे भाई, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा पानी चिपकाओगे, और जितना ज्यादा पानी चिपकाओगे आपकी उतनी साइज क्या होगी बेटा, आप बड़ी। तो हमें हाइड्रेशन रेडियस देखने के लिए कुछ अलग चीज देखने की जरूरत नहीं, आप हाइड्रेशन एनर्जी देख लो। क्या देख लो, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसी की हाइड्रेटेड रेडियस क्या है, ज्यादा। तो ये तो आर क्या है बेटा, एक्चुअल रेडियस है, और ये क्या है बेटा, उसकी हाइड्रेटेड रेडियस है। अब ये नहीं, सारे आयन ऐसा ही करते हैं। अब इस एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी की मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं गैसियस मीडियम। जो गैसियस मीडियम में तो कोई चीज घुलती नहीं है, जैसे मैंने आयन लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैंने कहा इनका सबका गैसियस मीडियम लिया। क्या लिया बेटा, तो अगर मैं गैसियस मीडियम इनका ओरिजिनल साइज की बात करूं तो ओरिजिनल साइज तो यही है बेटा इनका, सीजियम का ज्यादा है। अब देखो बेटा ध्यान से कि एक वर्ड होता है मोबिलिटी। क्या होता है बेटा, मोबिलिटी क्या होता है, चलने फिरने की क्षमता, कि कोई कैसे चलता फिरता उसी को तो मोबिलिटी बोलते हैं, कि तेज भागता है तो भाई भागने
कूदने की स्पीड को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। लेकिन आपको पता है जिसकी साइज ज्यादा वो तेज नहीं भाग सकता, वो तेज पतले होते हैं वो बहुत तेज भागते हैं, आ रही बात में? तो जिसकी साइज ज्यादा होती है वो तेज नहीं भागता। तो सिंपल सी कहानी है, मोबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? साइज के। जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी क्या होगी बेटा? कम। तो सिंपल सी कहानी है बेटा, अगर मैं इन चारों आयंस में मोबिलिटी पूछूं तो आपको पता है मोबिलिटी लिथियम की ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि लिथियम साइज में छोटा है, छोटा है तो तेज भागता है। क्या करता है बेटा? तेज। और अगर ये तेज भागता है तो जितना आयन तेज भागता है उतनी ज्यादा वो कंडक्टेंस जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? तो कंडक्टेंस किसकी ज्यादा हुई बेटा? लिथियम की। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो कंडक्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी के, मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। और मोबिलिटी क्या है? चलने फिरने की स्पीड। आगे बात समझ में? तो क्या हमें ये चीज समझ में आई? ये गैसियस मीडियम में था, किसमें था? कि सर वो हाइड्रोजन रेडियस तो आई नहीं, अब आएगी। यही क्वेश्चन हमसे फिर पूछता है, और अब की बार पूछता है एक्वस मीडियम में। तो अगर मैं एक्चुअल साइज की बात करूं तो एक्चुअल साइज तो लिथियम का छोटा है बेटा, लेकिन जैसे मैं पानी में डालता हूं तो मुझे पता है पानी में डालने पर क्या आएगी? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होगी बेटा? पानी में डालने पे ही पानी को अपने और चिपकाना शुरू करते हैं, तो पानी को चिपकाते हैं तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज तो सबका सेम है, तो हम क्या देखेंगे बेटा? साइज। और साइज के बेस पे मुझे पता है कि बेटा लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि साइज एक्चुअल एक्चुअल साइज छोटा है। हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअल साइज पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअल साइज पे। आगे बात समझ में? अब जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा उसके चारों ओर पानी ज्यादा चिपक जाएगा, और ज्यादा पानी चिपकने के बाद जब लिथियम चलेगा तो पानी भी इसके साथ में चलेगा, और साथ में चलेगा तो बताओ हाइड्रेटेड रेडियस किसकी ज्यादा होगी बेटा? अब कुछ गधे बच्चे क्या कहते हैं कि सर लिथियम की हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा, रेडियस ज्यादा मतलब साइज बड़ी, साइज बड़ी मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम तो हाइड्रेशन रेडियस छोटी। घुमा फिरा के उल्टा सुल्टा करते रहते हैं भाई, ऐसा नहीं करना। एक्चुअल साइज से हाइड्रेशन एनर्जी को चेक किया, हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन रेडियस भी क्या हो गई? ज्यादा। तो लिथियम वैसे बहुत छोटा होता है लेकिन पानी में बहुत बड़ा दिखता है, पानी में बहुत है क्योंकि इसके साथ चिपक के पानी चलता है। अब सिंपल सी कहानी है, अगर इसकी हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा हो गई तो जब अब पानी में चलेगा, एक तो हिमांशु को हम ऐसे ही दौड़ाते हैं, एक एक कीचड़ से भर गया बुरी तरह, अब दौड़ाएं तो कौन तेज भागेगा? पहले ज्यादा तेज भागता था। अब अगर अपन सिंपल सी कहानी है, इसके चारों ओर पानी चिपक गया, ये बड़ा हो गया लिथियम पानी में, अब ये जब चलेगा तो पानी इसके साथ चलेगा, तो क्या लिथियम उतना फास्ट चल पाएगा? कि नहीं सर। अब जो मोबिलिटी है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी बेटा? सीजीएम की, क्योंकि सीजीएम के चारों ओर उतना पानी चिपका नहीं और लिथियम तो पानी में बड़ा हो गया साइज में, तो लिथियम की मोबिलिटी क्या होगी? कम। और मोबिलिटी कम होगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगी बेटा? अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि लिथियम की कंडक्टेंस पानी में कम क्यों है, तो बता दोगे क्योंकि उसकी हाइड्रेशन रेडियस क्या है? ज्यादा। गैसियस मीडियम में की साइज कम है, गैसियस मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है वही है इसलिए तेज भागता है, लेकिन पानी में वो छोटा तो है सबसे, लेकिन पानी में क्या होता है बेटा? उसकी एक्चुअल साइज छोटी है, रियलिटी में उसके एक्चुअल साइज तो उसकी छोटी है, लेकिन पानी में उसके चारों ओर पानी चिपक के क्या हो जाता है बेटा? हाइड्रेट रेडियस क्या बन जाता है? और वो जब चलेगा तो उसको पानी साथ लेके चलना पड़ेगा, इसलिए बड़ी साइज का उतना तेज नहीं चल पाता, ज्यादा तेज चल नहीं पाता तो कंडक्टेंस भी नहीं दिखा पाता, करंट का फ्लो कम करता है। क्लियर है? चलो जी, अब देखो बेटा यहाँ पे अपने पास एक दो चीज है। क्लियर है कि सर हम ऐसे तो हम किसी को भी बता सकते हैं कौन ज्यादा घुलेगा कौन कम घुलेगा, ये इतना आसान भी नहीं है। हमसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर पूछता है कि देखो क्या होता है, जैसे अपने पास कोई एमएक्स नाम का कोई साल्ट है, एम केटाइन और एक्स एनआई, ये साल्ट है, इसको हमने पानी में डाल दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? इसको पानी में। जब किसी साल्ट को हम पानी में डाल देते हैं तो सिंपल सी कहानी, हमने बाहर सेंसर लगा दिए। क्या लगा दिए? सेंसर। घुलना है तो घुल जा वरना मत घुल, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने बाहर लगा दिए सेंसर। क्या लगा दिए? तो अगर हमने सेंसर लगा दिए तो हमने पानी में डाल के बस सेंसर लगा दिया और कुछ नहीं किया, तो अब या तो ये पानी में घुलने के लिए एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या पानी में घुलने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा। जो भी करेगा मेरे सेंसर मुझे बता देंगे किसने नेट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, रिलीज की। इसको हम बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बॉम्ब कैलोरीमीटर। वो हमें बता देता है। फिर भी हमें क्या मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर बता देगा तो उस रिएक्शन को मैंने बोलते हैं डेल्टा एच एस, इसे बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं सर? हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेशन तो वो अलग है, हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें एग्जाम में गिवन आती है। हमें क्या पता पानी में घुलने पे कितना एनर्जी रिलीज करेगा, कितना एब्जॉर्ब करेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इस हीट ऑफ सॉल्यूशन में भाई हो क्या क्या रहा है, अगर कोई चीज पानी में घुलती है तो क्या प्रोसेस होने लगती है।
तो आपको अगर एक मैं सिंपल सी एक बात बताऊं कि हमारे पास एक Na+ था, एक Cl- था, एक केटाइन था, एक एनाइन था। इन दोनों गैसेस केटाइन और एनाइन ने मिलके क्या बनाया था? NaCl सॉलिड बनाया था बेटा। और इस प्रोसेस के टाइम उन्होंने लेटेस्ट एनर्जी रिलीज की थी। अब मैं क्या चाहता हूं बेटा? पानी में घुलने के लिए NaCl टूट जाए, Na+ और ये चाहता हूं। तो मैंने NaCl को कहा भाई दोनों अलग अलग हो जाओ, तो NaCl क्या कहेगा कि हो जाएंगे। लेकिन जब हम बन रहे थे तो बनते समय जो हमने एनर्जी रिलीज की हमें दे दो हमें। तो क्या ये हमसे लेटेस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की डिमांड करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो, हमसे लेटेस्ट एनर्जी मांगेगा ही। तो सिंपल सी कहानी है, अगर हम किसी केटाइन को पानी में घोलते हैं, किसी साल्ट को, तो पहले वो किस में टूटता है? अपने केटाइन और एनाइन में। और इसके लिए वो हमसे लेटेस्ट एनर्जी क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है कि जितनी मैंने बनते समय रिलीज की उतनी वापस दो। तो जैसे ही हम देते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा? केटाइन एनाइन में टूट जाता है। और जो केटाइन और एनाइन जैसे पानी में टूटते हैं, क्या पानी इनको घेर लेता है? पानी इनको और पानी घेर लेता है। तो आपको पता है केटाइन और एनाइन जब सॉल्वेंट में घुलते हैं तो इससे क्या रिलीज होती है? सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और रिलीज होते ही ये क्या हो गया? पानी में घुल गए। अब आपको आपको पढ़ाया था बेटा हेस लॉ लेटेस्ट एनर्जी टाइम में कि सारी एनर्जियों का सम क्या होता है? सेम। तो जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आना चाहिए बेटा? डेल्टा हीट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आना चाहिए बेटा? लेटेस्ट एनर्जी प्लस ये चीज सबको समझ में आई बेटा कि जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो लेटेस्ट एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होता है? सम। अब देखो बेटा, कोई भी चीज अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस हो जाए, हम उसी को स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। जो मतलब तुम्हें कहते हैं ना कि भाई बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होता है? कि घर वालों से पैसे नहीं लेता, घर वालों से पैसे, उसी को स्पॉन्टेनियस, उसी को क्या बोलते हैं? अपने पैरों पे खड़ा होने बोलता है। चाहे घर वालों को दे ना, लेकिन घर वालों से ले भी ना, दे तो और अच्छी बात है। तो कोई भी रिएक्शन को हम कहते हैं कि अपने आप कब हो जाएगी बेटा? कि वो हमसे एनर्जी लेना, हमसे एनर्जी कि सर लेना मतलब, देखो एक रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो एंडो, अगर मान लो कोई रिएक्शन करते हैं कि हम चाहते हैं रिएक्शन हो जाए, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या उम्मीद करेगी? कि हम उसको एनर्जी दें। तो इसका मतलब अगर आप अपने आप को मानते हो कि हम पेरेंट्स हैं और ये बच्चा है, तो अगर ये सिंपल सी कहानी ये हमसे एनर्जी मांग रहा है, मतलब हमारे पैरों पे, अपने पैरों पे नहीं खड़ा, हमसे एनर्जी मांग रहा है। पहले तो कोई रिएक्शन अगर वो एंडोथर्मिक है तो वो क्या है बेटा? आप पर निर्भर है कि आप एनर्जी दोगे तो वो घुलेगा। जैसे तुम हो, घर वाले रोटी देंगे तो तुम खाओगे, तुम उन पे क्या हो? डिपेंडेंट हो। इसलिए तुम्हें वो थप्पड़ भी मार देते, तुम कुछ कह नहीं पाते हो, इसलिए बना पता है तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी कहानी है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? डिपेंडेंट होती है, वो अपने आप नहीं होती बेटा, वो अपने आप नहीं होती। लेकिन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं होती। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिपेंडेंट है, अपने आप हो जाती है। लेकिन आपने पानी में डाला, उसको आपके हीट की जरूरत नहीं है, वो खुद एनर्जी रिलीज करता है, उसको आप पे डिपेंडेंट है नहीं है। तो अगर मैं इस प्रोसेस में देखूं कि जो लेटेस्ट एनर्जी है बेटा वो तो एब्जॉर्ब है, तो वो तो कैसी है बेटा? एंडोथर्मिक। और हाइड्रेशन एनर्जी कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक। और नेट क्या है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें नेट देखना होता है, क्या देखना होता है? नेट। अगर बेटा डेल्टा एस है, वो नेट क्या आना चाहिए बेटा? एक्सोथर्मिक। अगर नेट डेल्टा एच एस है वो नेगेटिव आना चाहिए या फिर जीरो आ जाए। जीरो भी ज्यादा अच्छी चीज नहीं, नेगेटिव आ जाए। क्या आ जाए बेटा? नेगेटिव। कि ये खुद एक्सोथर्मिक हो जाए, मतलब यहां से यहां जाना, नेट क्या आ जाए? एक्सोथर्मिक। और नेट एक्सोथर्मिक तभी आएगा जब हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड लेटेस्ट एनर्जी से क्या हो? ज्यादा। आई बात में कि जब हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगा तो जो नेट है वो कैसा आएगा? एक्सोथर्मिक। और अगर नेट एक्सोथर्मिक आया तो हम कहेंगे कि ये वाला आयनिक कंपाउंड अपने पैरों पे खड़ा है, खुद घुल जाता है, हमसे एनर्जी मांगता नहीं। हमने पानी में डाला तो ये नहीं कहता मालिक अब गर्म भी करो, घुल जाएंगे, हमें एनर्जी भी दो, नहीं। पानी में डाला कि चल भाग, खुद ही घुल के एनर्जी रिलीज कर दूंगा, खुद ही घुल के क्या कर दूंगा? एनर्जी रिलीज। आ रही बात समझ? तो सिंपल सी कहानी है बेटा कि कोई भी चीज कब घुलती है? कि जब डेल्टा एच सॉल्यूशन नेट क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक। कैसा है बेटा? और ये नेट एक्सोथर्मिक तभी हो सकता है बेटा जब हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा? बड़ा। कि सर क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक वही होता है जब क्या है बेटा? नेगेटिव आएगा। कोई भी रिएक्शन क्या हो? नेगेटिव। और ये नेगेटिव कब होगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? नेगेटिव। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव। और ये क्या होती है? पॉजिटिव।
तो अगर ये +5 है तो ये कम से कम -6 होना चाहिए। तो बताओ कि कोई भी चीज है, अगर हाइड्रोजन एनर्जी का मैग्नीट्यूड लेटिस एनर्जी से ज्यादा है तो नेट नेट क्या आएगा, एक्सोथर्मिक आएगा। और अगर नेट एक्सोथर्मिक आएगा तो हम उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सोल्यूबल कंपाउंड। और अगर लेटिस एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी से ज्यादा है तो वो उसको क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल। मतलब वो कंपाउंड घुलने के लिए ज्यादा डिमांड करता है। तो अब उस सिचुएशन में हम तभी घोल पाएंगे जब आप एनर्जी दोगे बाहर से, अपने आप पे नहीं घुलेगा। समझा क्या? चलो जी, ये सोल्यूबिलिटी थी। हाँ बेटा, अरे बेटा प्लस साइन लगाते हैं, वो माइनस अपने आप लगा दोगे बाद में। आप डाटा रखते समय इसको 5, इसको -5 रख देना। क्यों रखना, फॉर्मूले तो आप प्लस में लिखो ना। बोलो कोई दिक्कत है? चलो जी।